नमस्कार। आतंकवाद ये शब्द सुनते ही धमाकों, खबरों की सुर्खियों और डर का माहौल ज़हन में आता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम शायद सतह से थोड़ा नीचे उतरेंगे, उन छिपी हुई जड़ों और उन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस मुश्किल समस्या को लगातार सींचते रहते हैं। सही कहा। हमारे पास एक विश्लेषण के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है मलबे के नीचे की जड़ें, आतंकवाद को जिंदा रखने वाले छिपे तंत्र। और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग धागे, आप देखिए, बड़ी ताकतों की राजनीति, इंसान का मनोविज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था की हालत, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल सा बुन देते हैं जिसमें चरमपंथ को पनपने का मौका मिल जाता है। एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये तंत्र असल में काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े स्तर से, जियोपॉलिटिक्स, मतलब दुनिया की बड़ी ताकतों के आपसी खेल। अच्छा। कैसे उनके फैसले, चाहे अनजाने में ही सही, आतंकवाद के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। ये विश्लेषण इशारा करता है कि आतंकवाद अक्सर उन इलाकों में ज्यादा फलता फूलता है जहां सत्ता के लिए बाहरी या अंदरूनी लड़ाई चल रही हो। हाँ, ये एक पैटर्न सा दिखता है ना। चाहे वो शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान हो, या इराक में सत्ता बदलने के बाद का वो खालीपन, या फिर सीरिया में जो चल रहा है प्रॉक्सी वॉर। तो होता क्या है कि जब बाहरी ताकतें किसी जगह के अंदरूनी मामलों में दखल देती हैं, भले ही उनके इरादे नेक हों, तो अक्सर वहां का जो मौजूदा ढांचा है वो टूट जाता है। एक किस्म की अस्थिरता, या कहिए कि शक्ति का खालीपन पैदा हो जाता है। और इसी खालीपन में फिर क्या होता है, मतलब वो कैसे भरता है? हाँ, यही अहम सवाल है। इसी खालीपन में चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने का मौका मिल जाता है। वो इस उथल पुथल का, इस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। अच्छा। विश्लेषण में एक्सपर्ट का जिक्र भी है जो कहते हैं, और ये बात वाकई सोचने वाली है, कि जब इंसाफ की जगह बड़ी ताकतों के अपने हित ले लेते हैं, तब हिंसा सिर्फ एक विचारधारा नहीं रहती, वो किसी के लिए वजूद बचाने का तरीका बन जाती है। बाप रे। इसी को ब्लो बैक कहते हैं। मतलब जिस समस्या को दबाने के लिए कदम उठाया, वही कदम घूम फिर कर एक नई, शायद ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। ये रणनीतियां अक्सर अनपेक्षित और खतरनाक नतीजे देती हैं। ये तो हुई बड़ी राजनीति की बात, जो शायद आम आदमी से बहुत दूर लगती हो। लेकिन ये विश्लेषण एक और बहुत गहरे, बहुत क्या कहते हैं, निजी पहलू पर रोशनी डालता है, अपमान और पहचान का मनोविज्ञान। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि आतंकवाद का बीज हमेशा नफरत या किसी खास विचारधारा से ही नहीं उगता। कई बार ये गहरे अपमान के एहसास से पैदा होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है जो ये विश्लेषण सामने लाता है। अक्सर नफरत बाद में आती है, पहले आता है वो गहरा एहसास कि समाज ने आपको नकार दिया है। हाँ, कि आपकी कोई जगह नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भविष्य नहीं। जब किसी पूरे समुदाय को ऐसा महसूस कराया जाता है बार बार, तो वो अपनी पहचान, अपना सम्मान कहीं और तलाशने लगते हैं। ये एक भावनात्मक घाव है, एक खालीपन है। और चरमपंथी गुट इसी खालीपन को भरते हैं, मतलब वो निशाना साधते हैं इस पर। हाँ, वो इसी शून्य को हम बनाम वो कि एक झूठी लेकिन बहुत शक्तिशाली कहानी से भर देते हैं। विश्लेषण में एक मनोवैज्ञानिक का जिक्र है जो कहते हैं चरमपंथ पहले हिंसा नहीं सिखाता, वो अपनेपन का एहसास सिखाता है। अपनेपन का एहसास? हाँ, वो लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम खास हो, तुम एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हो, तुम अन्याय के शिकार हो और अब बदला लेने का वक्त है। और ये पहचान का संकट सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं, ये पेरिस के बाहरी इलाकों से लेकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों या नाइजीरिया के गांवों तक ये एक ग्लोबल समस्या है। वे एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जहां इन हाशिए पे ढकेल दिए गए लोगों को नायक की तरह पेश किया जाता है। और आज के डिजिटल दौर में इस एहसास को, इस कहानी को फैलाना तो और भी आसान हो गया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बेहद आसान, आप सोच भी नहीं सकते कितना। विश्लेषण इसे प्रोपेगेंडा की डिजिटल फैक्ट्री कहता है। डिजिटल फैक्ट्री? हाँ, अब प्रचार सिर्फ पर्चों या भाषणों तक सीमित नहीं है, ये एक एल्गोरिदम बन गया है, एक पूरा इकोसिस्टम है। रिक्रूटमेंट के लिए बनाए गए हाई क्वालिटी वीडियो, भड़काऊ मीम्स, नफरत भरे गाने, यहाँ तक कि ऑनलाइन गेम्स, ये सब भावनात्मक इंजीनियरिंग? मतलब
मतलब जानबूझकर ऐसी सामग्री बनाना जो गुस्सा, डर या अपनेपन जैसी गहरी भावनाओं को निशाना बनाए, तर्क को पीछे छोड़कर। तो ये सीधे दिमाग पर नहीं, दिल पर असर करते हैं। भावनाओं पर खेलते हैं। बिल्कुल। और यही इनकी ताकत है। विश्लेषण में एक मीडिया एक्सपर्ट कहते हैं, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भावनाओं को हथियार बना देता है, तर्क तो कहीं पीछे छूट जाता है। और इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, प्लेटफॉर्म्स का? उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। उनकी जो एल्गोरिदम है वो अक्सर ऐसी सामग्री को ज्यादा दिखाते हैं जो तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करे, जैसे गुस्सा या डर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे लोग ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर टिके रहते हैं, ज्यादा क्लिक करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं। बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। नतीजा, हर एक लाइक, शेयर या रीट्वीट अनजाने में उस नफरत के संदेश को फैलाने में मदद करता है। ये एक तरह का डिजिटल धमाका है जो लगातार होता रहता है। ये एक खतरनाक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। तो हमने राजनीति देख ली, मनोविज्ञान समझ लिया, टेक्नोलॉजी का रोल भी देखा, लेकिन विश्लेषण एक और बुनियादी चीज की तरफ इशारा करता है, अर्थव्यवस्था और निराशा का रिश्ता। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अक्सर विचारधारा सामने दिखती है, पर जड़ें शायद कहीं और, रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों में होती हैं। सही कहा। जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ युवाओं के लिए रोजगार के मौके ना हो, जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो, वहाँ सिस्टम पर भरोसा उठने लगता है। लोगों को लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, उनके भविष्य के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक तरह की उम्मीद खत्म होने लगती है। और जब उम्मीद खत्म होती है तब क्या होता है? तब कुछ लोगों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, हिंसा या चरमपंथी ही शायद अपनी मौजूदगी जताने का, अपना गुस्सा दिखाने का, या यूं कहें कि देखे जाने का एक तरीका बन जाता है। देखे जाने का? हाँ। विश्लेषण में अफ्रीका के एक युवा का जिक्र है जिसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, यहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं। अगर कोई आकर कहता है कि तुम एक मकसद के लिए लड़ रहे हो, चलो कम से कम कोई मुझे देख तो रहा है, मेरी कोई अहमियत तो है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये सिर्फ रोटी रोजी का सवाल नहीं है, ये सम्मान का, सुने जाने का, एक पहचान पाने का भी सवाल है। बिल्कुल। तो शायद सम्मान और उद्देश्य की भावना देना ही आतंकवाद का असली तोड़ है, ना कि सिर्फ आर्थिक मदद। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान को सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी नहीं चाहिए, उसे इज्जत और पहचान भी चाहिए। जब सिस्टम ये देने में नाकाम रहता है तो कोई और आकर उस खाली जगह को भर सकता है, भले ही वो रास्ता तबाही की तरफ क्यों न जाता हो। उद्देश्य की भावना, चाहे वो कितनी भी विकृत क्यों न हो, निराशा से ज्यादा आकर्षक लग सकती है। ये सब तो हुए वो कारण जो आतंकवाद को पनपने में मदद करते हैं, लेकिन विश्लेषण इस बात पर भी गौर करता है कि एक बार ये आग भड़क जाए तो फिर मीडिया का इसमें क्या रोल रहता है। ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद और मीडिया के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और नाजुक रिश्ता है। एक हमला करता है, दूसरा उसे दिखाता है, और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को अनजाने में मजबूत करते हैं। कैसे? आना जाए, उनका असली मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि डर फैलाना है। डर फैलाना? हाँ, और डर फैलता है खबरों और तस्वीरों के जरिए। बिना दर्शकों के आतंक का मनोवैज्ञानिक असर बहुत सीमित रह जाता है। लेकिन मीडिया का काम तो खबर देना है, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब खबर देने की जल्दी और चैनलों के बीच की होड़ में सनसनी हावी हो जाती है। जब खबरें इस तरह से पेश की जाती हैं कि डर और बढ़े, समुदायों के बीच शक पैदा हो। सोशल मीडिया पर तो ये और भी तेजी से होता है, जहां गुस्सा और डर वाली सामग्री ज्यादा तेजी से फैलती है। अच्छा। नतीजा, आतंकवाद का संदेश, उनका डर फैलाने का मकसद बिना किसी खास लागत के दुनिया भर में फैल जाता है। ये आज की अटेंशन इकोनॉमी है, जहां ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी मुद्रा है, और हम सब दर्शक के तौर पर अनजाने में इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हम भी हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, आतंकवादियों के प्रचार को फैलाने में मदद करते हैं, अनजाने में ही सही। और फिर बारी आती है सरकार की प्रतिक्रिया की। हर हमले के बाद जाहिर है सुरक्षा बढ़ाने की बात होती है, नए कानून लाए जाते हैं, निगरानी बढ़ाई जाती है। ये स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन विश्लेषण यहाँ भी एक चेतावनी देता है। हाँ, चेतावनी ये है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन होता है। संतुलन। हाँ,
जब सुरक्षा के नाम पर लाए गए कानून नागरिक अधिकारों को जरूरत से ज्यादा दबाने लगते हैं, जब किसी खास समुदाय को शक की नजर से देखा जाने लगता है या उसके साथ भेदभाव होता है, तो इससे वही दबा हुआ गुस्सा और नाराजगी पैदा हो सकती है जो शुरू में चरमपंथ की वजह बनी थी। मतलब समस्या को सुलझाने की कोशिश में हम अनजाने में उसे और बढ़ा सकते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक है। इसकी आशंका रहती है, बिल्कुल। विश्लेषण में एक राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, डर अब राजनीति की मुद्रा बन गया है। डर मुद्रा बन गया है। हाँ। जितना ज्यादा डर फैलाओ, उतने ज्यादा वोट या समर्थन मिलने की उम्मीद रहती है। सुरक्षा बेशक जरूरी है, लेकिन जब डर हमेशा बना रहने वाला माहौल बन जाए, जब नीतियां सिर्फ डर के आधार पर बनने लगें, तो लोकतंत्र खुद अपनी परछाई से डरने लगता है। ये एक फिसलन भरी ढलान है। तो ये सोचना जरूरी है कि तात्कालिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम कहीं लंबे समय में समाज को और ज्यादा बांट न दे। ये सारी बातें सुनकर तो लगता है कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से जैसे फंसने वाली बात है तो मुश्किल। लेकिन क्या विश्लेषण सिर्फ समस्याओं पर ही अंगुली रखता है या कहीं उम्मीद की भी कोई किरण दिखाता है, कोई रास्ता बताता है? नहीं, बिल्कुल दिखाता है। विश्लेषण पुनर्निर्माण और उम्मीद की बात भी करता है। ये याद दिलाता है कि धमाकों के बाद शहर सिर्फ अपनी इमारतें नहीं खोते, वो आपसी भरोसा खो देते हैं, समुदायों के बीच दरारें पड़ जाती हैं। आतंकवाद का एक बड़ा लक्ष्य यही होता है, समाज को तोड़ना। लेकिन क्या इस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा जा सकता है? ये मुमकिन है? हाँ, और दुनिया भर में इसकी मिसालें मौजूद हैं। विश्लेषण में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, हाँ। वहां मस्जिद पर भयानक हमले के बाद जब देश की प्रधानमंत्री ने हिजाब पहनकर मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई और कहा, वी आर वन, दे आर अस। हाँ, मुझे याद है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये आतंकवाद की बांटने वाली कहानी पर, उसके नैरेटिव पर एक सीधा और शक्तिशाली हमला था। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश था, एकता का संदेश। बिल्कुल। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद की असली लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिमाग में भी लड़ी जाती है। वो डर और नफरत की कहानी फैलाना चाहते हैं। जब समाज मिलकर उस कहानी को नकार देता है, जब लोग नफरत की जगह एकता, सहानुभूति और आपसी सम्मान को चुनते हैं, तो आतंकवाद की वैचारिक जड़ें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। सही बात है। पुनर्निर्माण सिर्फ इमारतों का नहीं होता, बल्कि इंसानी रिश्तों और विश्वास का भी होता है। और ये ज्यादा मुश्किल है, पर ज्यादा टिकाऊ भी होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जो मुख्य बात इस विश्लेषण से निकल कर आती है वो ये है कि आतंकवाद सिर्फ कुछ भटके हुए लोगों का पागलपन या जुनून नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं न कहीं ये हमारी अपनी दुनिया की बनावट का, हमारे अपने सिस्टम्स का ही एक अक्स है। बड़ी ताकतों का खेल, लोगों के मन में बैठा अपमान और पहचान का संकट, डिजिटल दुनिया में बेरोक-टोक फैलता प्रोपेगेंडा, आर्थिक तंगी और निराशा, मीडिया की सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति और डर पर आधारित राजनीति, ये सारे धागे मिलकर उस आग को हवा देते हैं जिसे हम आतंकवादी कहते हैं। और इन गहरी जड़ों को समझना ही शायद इसे कमजोर करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। सिर्फ ऊपरी लक्षणों का इलाज करने से, मतलब सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। जड़ तक जाना होगा। हाँ, जब तक हम इन बुनियादी कारणों पर ध्यान नहीं देंगे, ये समस्या किसी न किसी रूप में सिर उठाती रहेगी। बदलाव तब आएगा जब आम नागरिक अपने डर से ऊपर उठकर एक दूसरे से बात करेंगे, जब अलग अलग समुदाय एक दूसरे को दुश्मन समझने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, जब मीडिया सनसनी फैलाने की जगह जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करेगा, और जब सरकारें और नीतियां दमन पर नहीं बल्कि भरोसे, इंसाफ और सबको साथ लेकर चलने पर आधारित होंगी। तभी शायद मलबे के नीचे दबी जिंदगी फिर से पनप सकती है। विश्लेषण के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आतंकवाद की असली हार तब होती है जब इंसान का विश्वास उसके डर से बड़ा हो जाता है। क्या बात है। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि हौसले और यकीन की भी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। जरूर। जिस तरह डिजिटल दुनिया में हमारा हर क्लिक, हर शेयर, हर लाइक मायने रखता है और एल्गोरिदम को सिखाता है कि हमें क्या दिखाना है, तो क्या हमारे रोज के ऑनलाइन बर्ताव, जो खबरें हम शेयर करते हैं, जिन बातों पर हम गुस्सा या सहमति जताते हैं, क्या वो जाने अनजाने आतंकवाद को हवा देने वाले इन बड़े सिस्टम्स का हिस्सा तो नहीं बन रहे?
ये सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में बंटवारे और डर को फैलाने में अपना योगदान तो नहीं दे रहे? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इस डिजिटल इकोसिस्टम में हम सिर्फ दर्शक नहीं, भागीदार भी हैं। बिल्कुल। इस सवाल के साथ ही आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद। धन्यवाद।